तो अब स्टेज 1 जिसमें लेबर स्टेज 1 में कैसे एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। तो स्टेज 1 में पेन शुरू होता है और सर्विक्स फुल्ली डायलेट होता है, उस पीरियड को हम लोग स्टेज 1। तो इसमें आपको करना क्या है, मल्टी ग्रेविटा में 8 से 10 घंटा लगता है, प्राइमरी ग्रेविटा से 10 से 14 घंटा लगता है। तो इसमें पेशेंट को हाइड्रेट करना है। पेशेंट को अगर पहले से ब्लड सैंपल नहीं लिया गया है, सब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या ब्लड ग्रुप है, कितना हीमोग्लोबिन है, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब चीज़ की आपको जांच करनी है। ठीक है। आईवी फ्लूइड लगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, आईवी फ्लूइड लगा करके एनएस या आरएस जो भी है उसको आप रख के उसको एस्टेब्लिश करना। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आश्वस्त करना है। ठीक है। अगर उसके साथ कोई और दिक्कत है, उल्टी हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बुखार है, बीपी ज़्यादा है, बीपी लो है, उसके अनुसार उसको मैनेज करना। मीन्स स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे टाइम पीरियड होता जाएगा, जैसे जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे सर्विक्स का मुंह खुलता चला जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्टेज 1। स्टेज 2 का क्या पीरियड है, वो फुल्ली सर्विस डायलेटेशन से बच्चा निकलने तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टेज 2। इसको एक्सपल्सन स्टेज भी बोलते हैं। एक्सपल्सन स्टेज में बच्चा बाहर आने का स्टेज। तो बच्चा बाहर कब आता है, स्टेज 2 में। ठीक है। अब स्टेज 2 में क्या मैनेजमेंट करना है, आपका सर्विक्स तो फुली डायलेटेड होगा। अब स्टेज 2 में आपको देखना है, अब आपको दिखेगा कि बच्चा का प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है। स्टेज 2 के शुरुआत में ही दिखेगा, लेकिन स्टेज 1 के लास्ट में दिखेगा कि बच्चे की क्या स्थिति। अब इसमें आपको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना है कि बच्चा तो डिस्ट्रेस में नहीं है, लाइकर कैसा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसा है, इन्फेक्टेड तो नहीं है, मिकोनियम स्टेन तो नहीं है। ठीक है। ब्रिज प्रेजेंटेशन तो नहीं है, शोल्डर प्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो ये आपको स्टेज 2 में देख के डिसाइड करना है कि बच्चा अब कैसे बाहर। तो मदर, अब इसमें भी आपको मदर को एश्योर कराना है। अब मदर को बोलना है कि बॉडी के लोअर पार्ट में क्या लगाना है, प्रेशर देना है, जोर देना है, जिससे सर्विक्स और खुलेगा और बच्चा धीरे धीरे डाउन होगा। ठीक है। तो अब सर्विक्स पूरा है, अब ऊपर से हम लोग एब्डोमिनल प्रेशर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडल प्रेशर। तो एक्चुअली हम लोग सर्विक्स का जो ऐसा सर्विक्स है, तो ये ऊपरी भाग हुआ, तो इस पे हम लोग प्रेशर देके इसको ऊपर से फोर्स करके उसको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चा आगे आए और बच्चा बाहर। ठीक है। तो अब इसमें है कि अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि बहुत अच्छा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बच्चा नहीं आ रहा है बाहर। ठीक है। तो अब क्या करना है कि माँ को एश्योर करना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे, आप खुद से फंडल प्रेशर दीजिए, और आप यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन आता है, वहाँ आप दे सकते हैं। लेकिन आइडियली जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, वो बच्चा जब बाहर आने लगता है, जब उसका शोल्डर बाहर आने लगे, उस समय हम लोग को ऑक्सीटोसिन देना है।
नहीं कि बच्चा टोटली इंगेज हो जाए, उस समय आपको देना है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। तो कभी भी आपको ऑक्सीटोसिन देना है तो फुल्ली सर्विस डायलेटेड, हेड अगर इंगेज हो जाए तभी आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कि बच्चा कैसे बाहर आए, ठीक है। अगर सपोज एक ऐसा कंडीशन है कि यूट्राइन प्रेशर आप दे रहे हैं, मदर भी प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि हाई लेइंग प्रेजेंटेशन, हाई सिफेलिक प्रेजेंटेशन। हेड नीचे ही है लेकिन हाई है, माने हेड इंगेज नहीं कर रहा, हेड नीचे नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा का सर आपको दिख रहा है। तो ये एक कंडीशन है, तो फंडल प्रेशर देंगे। उसके बाद पहले क्या करते थे हम लोग कि बच्चा थोड़ा सा अंदर भी है तो फोर्सेप आता है, फोर्सेप इस टाइप का ग्रिप रहता है उसमें, जैसे ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे बना हुआ रहता है, कर्व टाइप ऐसे। वो बच्चा के हेड को पकड़ेगा, थ्री इडियट में दिखाया है, ठीक है। तो 3 इडियट में जो दिखाया है दैट इज सक्शन, ठीक है। वो दिखाया भी है कि वो सक्शन ही है, ठीक है। मोटर प्रेशर का वो जो साफ करने वाला जो है वो सक्शन है, तो एक्चुअली होता भी है, उसका नाम भी है सक्शन। तो सपोज ये बच्चा का हेड है और ये आपको बाहर इसको आना है, ऐसे बाहर इसको आना है, और बच्चा बाहर आ नहीं रहा है, तो क्या है, दो चीज़ हो सकता है इसको, कि यहाँ पे एक सक्शन लगा के इसको खींच लिया जाए निगेटिव प्रेशर देके, जिसे बाहर आएगा उसको बाहर खींच लीजिए। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि इधर से और इधर से इसको इसे पकड़ लें, इसको बाहर खींचें। ये दो तरीका है। तो जिससे पकड़ते हैं दोनों साइड से चिमटे की तरह, इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं फोर्सेप, ठीक है। 2 टाइप का होता है। इसको एक साइड से ऐसे, इसको ऐसे पकड़ के इसको हम लोग खींच लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फोर्सेप डिलेट। या हेड अगर बहुत बड़ा है, इंगेज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इधर से ब्लेड पकड़ के इसको खींच लेते हैं। सक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लगा रहे हैं, हेड यहाँ है, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ा तो क्या करेगा, ये ब्रेन को इंजूरी कर देगा। अगर ज़्यादा अगर प्रेशर लगा तो क्या होगा, ब्रेन इंजूरी होगा। आप लगा रहे हैं, अब जस्ट स्कल खींच के बाहर आ जाए, तो इट विल बी ब्लंडर। इसीलिए अब फोर्सेप आप लगा रहे हैं, फोर्सेप हेड में लगा रहे हैं, थोड़ा सा फिसल गया, टाइटली लग गया, तो क्या होगा, हेड इंजूरी होगा, बच्चा का कान कट जाएगा, क्योंकि दोनों इधर भी कान है, इधर भी कान है, आप इसको पकड़ के खींच रहे हो, कान पर प्रेशर लगेगा, खिसकेगा तो हेड इंजरी होगा, ब्रेन इंजरी हो सकता है, इंटरसेरिब्रल ब्लीडिंग हो सकता है। ये है आपको अब जो है सक्शन और फोर्सेप का यूज कम हो। अब तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रहा, यूज कहाँ से होगा। अब तो हो गया है कि भाई प्लान सीजरियन है कि इतने दिन 9 महीना हो रहा है तो आप उसको निकाल दिए, 2 दिन बाद में निकालना ही है, अभी तो अभी निकाल दो। अभी तो लोग डेट पत्री देख करके ये करवा रहे हैं कि भैया इस मुहूर्त में अच्छा है तो उस मुहूर्त में सीजरियन हो जाएगा तो बच्चा एकदम जीनियस पैदा होगा। तो ये अब दूसरा चीज़ हो गया, बट नेचुरल तरीका यही है डिलीवरी। और ये स्टडी में खतरा है तो ठीक भी है, नहीं, खतरा कुछ नहीं है। आप देखिए, आप अगर डिलीवर हो रहा है बच्चा तो आप बहुत प्रिकॉशन भी अगर रखते हैं, बहुत प्रिकॉशन रखते हैं, फिर भी बच्चे को इंजरी, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, हार्ट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम हो ही सकता है। इसमें आप
सेक्शन श्योर और अनश्योर नहीं हो सकते कि ये नहीं होगा और ये होगा, ये चीज़ संभव नहीं। तो यही कारण है कि अभी ज़्यादा सिजेरियन। पेशेंट भी वो नहीं कर पा हाँ, नहीं, अब कोई गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बिजी है और कोई हाई प्रोफाइल का आदमी आया जिसको, या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का कोई फैमिली आया, उसको बच्चे को डिलीवर करा, तो पहला जो क्वेश्चन पूछता है अटेंडेंट डॉक्टर से कि नॉर्मल होगा कि सिजेरियन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दो बातें कि अगर पहले से ही आपका जो पेल्विस है, ठीक है, पेल्विस अगर छोटा है, डिफॉर्म है, हाइट मदर का छोटा है, पेल्विस ऐसा है कि नॉर्मल नहीं हो सकता, तो वो क्लियर है कि नॉर्मल नहीं होगा, उसको सिजेरियन का, वो पहला बच्चा हो या पांचवा बच्चा हो या दूसरा बच्चा, वो कभी भी होगा तो सिजेरियन, ठीक। कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि अम्बिलिकल कोड कभी कभी गर्दन के अराउंड में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोड अराउंड नेक। अम्बिलिकल कोड नेक के चारों तरफ से घिर गया। उसमें दो चीज़ होता है, ट्रू नॉट और फॉल्स नॉट। ट्रू नॉट हो गया क्या कि अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे हो गया, फंस गया, ठीक है, ऐसे हो के फंस गया, फंसेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे पर प्रेशर देगा, ये गांठ बना लेगा और ब्लड सप्लाई आपका कम हो जाएगा, तो बच्चा को ब्लड अब कम मिल रहा है, तो बच्चा आपका हाइपोक्सिया में चला जाएगा, एसिडोसिस होगा, बच्चा को सांस लेने में दिक्कत होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम। ट्रू नोट। फॉल्स नोट क्या हुआ, ट्रू नोट में ऐसे फंसा, फॉल्स नोट में क्या होगा कि एक दूसरे पे चढ़ गया, ऐसे जस्ट सिंपल लाइक। ये हुआ फॉल्स नोट। अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉल्स नोट इस टाइप का होता है, और ट्रू नोट ऐसे होगा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगा, लेकिन इसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड नहीं हो। तो अगर फॉल्स नोट है तो आप नॉर्मल अब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रू नोट है, ट्रू अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक है, तो आप उसमें नॉर्मल नहीं कर सकते, उसमें सिजेरियन। तो ये ट्रू इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का है। अब लोगों ने इतना उस पर रिसर्च किया है, इतना गायनिकोलॉजिस्ट को प्रेशर है कि, और कोई भी सेटअप हो, बहुत अच्छे सेटअप में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में क्या है कि गायनिकोलॉजिस्ट ऑन कॉल रहते हैं। अब आपको पता है स्टेज 1 है 14 घंटे का मैक्सिमम, स्टेज 2 है 1 घंटे का, स्टेज 3 है आधे घंटे का, तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट जो है 20-22 घंटा लग जाता है। और आपको मदर को भी ऑब्जर्व करना है, आपको बेबी को भी ऑब्जर्व करना है, बार बार उसको वाइटल्स भी मॉनिटरिंग करना है, बीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बार बार ऑक्सीजन देखना है, बार बार आपको बीपी देखना। तो ऐसे स्टेजेस में क्या होता है कि कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ बैठ के 24 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सिजेरियन सेक्शन होने का। दूसरा चीज़ है कि आप कभी भी अगर गायनिकोलॉजिस्ट बोलती है कि भाई आप नॉर्मल डिलीवरी जो बच्चे में कराते हैं तो इसमें रिस्क है, तो जैसे रिस्क का नाम कोई अगर सोचता है तो बोलता है कि रिस्क क्यों लेना है, भाई सिजेरियन सेक्शन नहीं करना। रिस्क आपका सिजेरियन सेक्शन में भी उतना ही है जितना नॉर्मल डिलीवरी। ऐसा डाटा है WHO का कि अगर कोई इंटरफेरेंस कोई नहीं हो तो 80 to 90% बच्चा नॉर्मल, सिर्फ 10% 15% बच्चों को सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी एश्योर नहीं है
अटेंडेंट भी एश्योर नहीं है, 80% से ज़्यादा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, ना डॉक्टर रिस्क लेना चाह रहा है, ना अटेंडेंट रिस्क लेना चाह रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है उतना वेट करने का। बहुत लोग पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण है टोटल मिला के कि आपका इंसिडेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ कि आप ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं, आप मदर को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं अगर भर्ती है तो। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ कम रहा। तो ये मैनेजमेंट हुआ स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या मतलब, इससे बच्चा बाहर, तो बच्चा बाहर आया तो आपको एपगर स्कोर देखना है। पहले एपगर स्कोर में क्या देखेंगे, हम बेबी का कलर देखेंगे, बेबी का मूवमेंट देखेंगे, मसल टोन देखना है, पल्स देखना है, कलर देखना है, रेस्पिरेटरी पैटर्न देखना है। तो एपगर स्कोर आपका अगर 8 से अगर ऊपर है तो बच्चा आपका 9। पहला 3 सेकेंड तक का एपगर स्कोर का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज बच्चा को वो पीरियड बच्चा एस्टेब्लिश्ड होने में लगाता है। जो बच्चा गर्भ में था उसके बाद बाहर आ रहा है, उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज आ रहा है। लेकिन उसके 3 मिनट, बच्चे के डिलीवर होने के 3 मिनट के बाद जो आप एपगर स्कोर ले रहे हैं वही एपगर स्कोर आपका ओरिजिनल एपगर स्कोर है। अब बच्चा नॉर्मल है तो आपको 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़ करके अम्बिलिकल कोड क्लैम्प करके उसको काटना है। काट के अम्बिलिकल कोड आप हट गया, बच्चा हट गया। अब इसमें क्या है कि अब सब जितना भी आजकल हॉस्पिटल्स है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी में जो लेबर रूम है वो एसी लगा हुआ। एसी लगा हुआ तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर उसका क्या रहेगा, डाउन रहेगा। तो अगर आपका बच्चा टर्म है तब तो उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, झेल पाएगा। लेकिन अगर बच्चा प्री टर्म है, 34, 35, 36 वीक, 32 वीक्स का है, तो उसको हाई चांस रहेगा हाइपोथर्मिया होने का। मीन्स बॉडी के टेम्परेचर फर्दर कमने का चांस रहेगा। इसीलिए जब भी प्री टर्म आपको पता है कि प्री टर्म डिलीवरी होने वाला है, लेबर रूम का एसी ऑफ होना चाहिए। ठीक है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड एस्टेब्लिश, अब उसमें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहता है जिसको आप सिजेरियन कर रहे हैं, उसमें एक पेडिट्रिशियन का रहना पहले से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको अगर कुछ भी होता है तो पेडिट्रिशियन उस पर उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा। ठीक है, सिजेरियन हो गया। अब अम्बिलिकल कॉर्ड फिक्स हो गया। अब देखना है कि बच्चों में कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं। कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम मीन्स जन्म से कोई प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम दो हो सकता है। एक तो आपके नेकेड आई से दिख रहा है, ये हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ा है, माथा में ट्यूमर है, हाथ में ट्यूमर है, हाथ में यहाँ काला दाग है, पैर में यहाँ ब्लू दाग है, कमर पे ट्यूमर है। तो ये विजिबल एक्सटर्नल कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, यानी आप जिसको नेकेड आई से हर कोई देख सकते हैं। लेकिन अब हार्ट में छेद है, लीवर में सूजन है, अब कोई भी इसोफेगस कम डेवलप है, ट्रैकिया कम डेवलप है, गट जो है पेट की जो आंत है वो उल्टा घुमा हुआ है, पैखाना का अंदर से रास्ता ही नहीं है। तो दीज आर द कॉन्जेनाइटल एनोमली। वो अब ऊपर से तो देख लेगा डॉक्टर कि विजिबल नहीं है, फिर अस्कल्टेट करके हार्ट को भी देख लेगा। लेकिन अगर दूसरा कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, इंटरनल है, तो वो जैसे जैसे सिम्टम देगा बच्चा वैसे उसका इन्वेस्टिगेशन करके पता चलेगा, अब उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज।
ठीक है। तो अब पेडिट्रिशियन ने बच्चा देख लिया है, अम्बिलिकल कॉर्ड फिक्स हो गया है, बच्चा ट्रे में चला गया है, और बच्चे को कवर करके रखना है, कभी हेड नेक छोड़ के, ठंड है तो कैप लगा सकते हैं, ठीक है, पूरा बॉडी कवर करके रखना है। टेंशन नहीं। हाँ, दूसरा है जो कैबिनेट पे आप रख रहे हैं, जो शीशा वाला जो रहता है वो टोटली चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए कि बच्चा वहाँ से लुढ़क के नीचे नहीं गिरे। बहुत इंसिडेंट हुआ है कि बच्चा कैबिनेट से नीचे गिर गया, तो नीचे गिरेगा तो हेड इंजरी, हाथ पर टूटेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका सपोज कैबिनेट है जो लूज है, नट बोल्ट एक साइड से खुल गया, बच्चा नीचे गिर गया, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है अब कि प्लासेंटा आधे घंटे में बाहर आ जाना चाहिए। तो जब बच्चे जब जस्ट डिलीवर होता है, इंटीरियर शोल्डर जब बाहर आता है, तभी हम लोग देते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको फास्ट कर देगा। तो जितना फास्ट करेगा, तो अगर बच्चा है, अगर पेट में अगर बच्चा है स्टेज 2 में है, तो क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन अब तो स्टेज 3 है, बच्चा बाहर आ गया, ऑक्सीटोसिन अपना काम कर रहा है, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा, यूट्रस क्या उसी को नहीं, जैसे जैसे यूट्रस छोटा होगा वैसे वैसे प्लेसेंटा को वो बाहर ठेलेगा, प्लेसेंटा बाहर। अब प्लेसेंटा में क्या देखना है कि प्लेसेंटा का जितना लेयर होना चाहिए है कि नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड में जितना वेसल्स होना चाहिए, ब्लड वेसल्स है कि नहीं। तो उसमें 2 आर्टरी रहता है, एक वेन रहता है। एक वेन जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ स्टेज 3, ठीक है। ये है स्टेज लेबर स्टेज 1, 2, स्टेज 3 एंड ऑल 3 मैनेजमेंट।